बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मेरा नाम है रोहित प्रजापति और आज हम देखने जा रहे हैं केमिस्ट्री का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो चलिए आज के लेक्चर का आरंभ करते हैं। मैं आज की डेट डाल देता हूँ। तो बच्चों, आज का जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो भी जेईई के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे भी कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। एवरी ईयर क्वेश्चन आने के इसमें से चांस होते हैं। सो अभी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस से कितना इंपॉर्टेंस होता है। उसी तरह हमारे केमिस्ट्री का बहुत वाइड एप्लीकेशन हमें इंडस्ट्रीज में देखने को मिलता है। उसी तरह वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का एक और टाइप आता है जो आज हम देखने जा रहे हैं। उस प्रोसेस का नाम है यूडोमेट्री। यस, यूडोमेट्री, आपने इसके पहले वर्ड सुना नहीं होगा। ये वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के अंदर में यूज किया जाता है। तो चलिए समझते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के अंदर यूडोमेट्री किस तरह की होती है। आज हम इसकी कई सारी चीज, सबसे पहले डेफिनेशन, देन एब्जॉर्बेंट टेबल, एब्जॉर्बेंट्स क्या होते हैं वो आपको धीरे धीरे पता चली जाएगा। देन इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसे होते हैं जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे ना तो हमें यूजफुल रहते हैं, मीन्स करने में हमें हेल्प करते हैं। वो यूडोमेट्री के साथ ही एसोसिएटेड है, मीन्स कोई सेपरेट चीज नहीं है, उसी के पॉइंट्स इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद उसके एप्लीकेशंस, एग्जांपल एंड पीवाईक्यूज। सो अगर मैं डेफिनेशन बोलूं यूडोमेट्री की, सो यूडोमेट्री एक ऐसी प्रोसेस है जिस एक वॉल्यूमेट्रिक मेथड है जिसके अंदर हम जो हमारे गैसियस प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं, गैसियस प्रोडक्ट होते हैं, हम उनका वॉल्यूम फाइंड करते हैं एंड उस वॉल्यूम की हेल्प से, उन वॉल्यूम की सहायता से हम दूसरी चीजें निकालते हैं। तो ये हमारी होती है यूडोमेट्रिक प्रोसेस। सो अगर मैं इसका डायग्राम आपको दिखाऊं तो कुछ ऐसा होता है। यूडोमेट्री के हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं यूडोमीटर। यूडोमीटर के अंदर ऐसे दो साइड ट्यूब्स होते हैं एंड उस पर ऐसे नॉब्स लगे होते हैं। ये ग्रेजुएटेड ट्यूब होती है एंड इसके अंदर रिएक्शन कराई जाती है। ये दोनों साइड से हमारी इनलेट पाइप्स होती है। यहाँ पे जो गैसेस होती है वो हम एंटर करते हैं, हमारी जो रिएक्टेंट गैसेस होती है वो अंदर आती है। यहाँ पे ये हो गया हमारा यूडोमीटर। देन यहाँ से आउटलेट पाइप होता है। जब भी हम इसके अंदर रिएक्शंस कराते हैं, मीन्स रिएक्टेंट को डालते हैं एंड जब रिएक्शन कराते हैं तो जो प्रोडक्ट्स है वो यहाँ से पास होते हैं एंड हम उसको अलग अलग सॉल्वेंट्स के अंदर से पास कराते हैं। इन सॉल्वेंट्स को ही बोलते हैं एब्जॉर्बेंट्स। जब मैं यहाँ पे देखा, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनते हैं वो सॉल्वेंट्स के अंदर से पास होते हैं। अब सॉल्वेंट्स क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड जो रिमेनिंग गैसेस होती है वो आगे चले जाती है। एंड एब्जॉर्बेंट्स की स्पेशलिटी ये होती है कि एब्जॉर्बेंट्स बहुत स्पेसिफिक होते हैं। मीन्स अगर यहाँ पर CO2 गैस प्रोड्यूस है एंड एब्जॉर्बेंट CO2 से रिलेटेड है तो केवल वो CO2 को एब्जॉर्ब करता है एंड अगर वो NH3 अमोनिया से रिलेटेड है तो केवल अमोनिया को ही एब्जॉर्ब करेगा। ये जो यूडोमेट्रिक ट्यूब होती है ये ग्रेजुएटेड ट्यूब होती है एंड इसमें यहाँ पे एक स्पार्क पॉइंट होता है। ये जो स्पार्क पॉइंट है ये कुछ ऐसा है जैसे कि हम दो गैसेस डालते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ डालते हैं H2 एंड O2, तो उसे रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ स्टार्टिंग पॉइंट लगता है जिसको हम बोलते हैं स्पार्क। एंड यहाँ जैसे हमने घर पे देखा है, मम्मी लोग नीचे से रेगुलेटर ऑन करते हैं एंड लाइटर जलाते हैं। सो जिस तरह लाइटर वर्क करता है ना स्टार्ट करने का, वैसे यहाँ पर ये स्पार्क का काम करता है हमारी रिएक्शन को इग्नाइट करने के लिए। सो अगर ओवरऑल बताया जाए डेफिनेशन वाइज तो यूडोमेट्रिक ऐसी प्रोसेस है, इट इज अ वॉल्यूमेट्रिक प्रोसेस वेयर वी फाइंड द वॉल्यूम ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। हम प्रोडक्ट का वॉल्यूम फाइंड करते हैं बाय एब्जॉर्बिंग देम इन सुटेबल सॉल्वेंट्स। यहाँ पे सॉल्वेंट्स होते हैं उसके अंदर उनको एब्जॉर्ब कराते हैं। मैं आपको हल्का सा एग्जांपल देता हूँ कि हम वॉल्यूम फाइंड कैसे करते होंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमारे पास 100 ml ऑफ रिएक्टेंट गैसेस होगी। दो गैसेस हो सकती है A प्लस B मान लेते हैं एंड एक और गैस पकड़ लेते हैं CO2। हमारे पास कोई रिएक्टेंट मिक्सचर्स होगा उसके अंदर तीन गैसेस होगी A, B एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जब हमारा जो रिएक्शन होगा उसमें कुछ प्रोडक्ट्स बनते हैं। ये हमारे रिएक्टेंट नहीं, प्रोडक्ट गैसेस होगी। ये हमारे प्रोडक्ट में बनते हैं A, B एंड C, वो हम इसमें से पास कराएंगे एंड जो सॉल्वेंट होगा हमारा इसके अंदर केवल CO2 एब्जॉर्ब होती है। तो CO2 एब्जॉर्ब होगी, हम लास्ट में देखते हैं कि हमें प्रोडक्ट में केवल 80 ml मिलता है। मीन्स इसका मतलब ये है कि हमने रिएक्टेंट में 100 ml डाले लेकिन हमें मिला केवल 80।
इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर 20 ml CO2 होगी, क्योंकि हमने जो रिएजेंट सॉल्वेंट यूज किया था उसने केवल CO2 को एब्जॉर्ब किया। इसी कारण से हम बता सकते हैं कि हाँ 100 ml जो हमारी रिएक्टेंट गैसेस गई थी उसमें से जो प्रोडक्ट बना है, प्रोडक्ट में 20 ml कार्बन डाइऑक्साइड है एंड रेस्ट ऑफ द गैसेस दूसरी होगी। तो ये था एक ओवरव्यू हमारी पूरी यूडोमेट्रिक प्रोसेस का। एंड मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ यूडोमेट्री की। यूडोमेट्री आज का हमारा टॉपिक। अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो कुछ ऐसी है, यूडोमेट्री इज अ वॉल्यूमेट्रिक मेथड ये वॉल्यूम से रिलेटेड हम वॉल्यूम फाइंड करने में हेल्प करती है, इसलिए वॉल्यूमेट्रिक मेथड कहते हैं। वेयर वी फाइंड द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट गैसेस। हम उनका वॉल्यूम फाइंड करते हैं प्रोडक्ट गैसेस का बाय डिसॉल्विंग देम इन सुटेबल सॉल्वेंट, बाय डिसॉल्विंग them suitable solvents। So ये हमारी डेफिनेशन है यूडोमेट्री की। यूडोमेट्रिक प्रोसेस में हम रिएक्शन कराते हैं। इसमें जो रिएक्शन स्टार्ट होती है वो एक स्पार्क के थ्रू होती है, जो हमने यहाँ देखे वायर लगा हुआ है। यहाँ से इनलेट गैसेस आती है, वो आपस में रिएक्ट करती है, वो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं एंड उन प्रोडक्ट को हम अलग अलग सॉल्वेंट्स पर डालकर अपने प्रोडक्ट गैसेस होती है उनका वॉल्यूम फाइंड करते हैं। तो ये थी हमारी डेफिनेशन। देन हम मूव करते हैं सेकंड चीज में। जैसे कि मैंने आपको बताया अलग अलग सॉल्वेंट्स होते हैं, ये हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करते हैं अपने अंदर। क्योंकि वो एब्जॉर्ब करते हैं इसलिए हम उनको बोलते हैं एब्जॉर्बेंट गैसेस, या फिर एब्जॉर्बेंट बोलते हैं या फिर एब्जॉर्बेंट गैसेस बोलते हैं। अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग एब्जॉर्बेंट होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन आता है उसमें कई बार क्या होता है कि प्रोडक्ट की जगह डायरेक्टली ऐसा लिखा होता है कि इस एब्जॉर्बेंट में एब्जॉर्ब होगा। हम आगे पार्ट देखेंगे एग्जांपल में, न्यूमेरिकल में। मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि किस तरह ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ देखते हैं हम एब्जॉर्बेंट गैसेस। ये हमारे एब्जॉर्बेंट्स एंड यहाँ पे आएगी गैसेस। यहाँ पे हम वो गैसेस लिखेंगे जो ये सॉल्वेंट एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर। तो सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारी रिएक्शन से बनता है, हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन में भी उसमें बनता है CO2 एंड बहुत सारी रिएक्शन बनता है SO2। इसको एब्जॉर्ब करते हैं हमारे NaOH दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। देन सेकंड आती है हमारी एक और इम्पोर्टेंट गैस O2। कई बार क्या होता है हम जो O2 है वो एक्सेस में यूज करते हैं। मींस जितने हमारे हाइड्रोकार्बन है कोई भी रिएक्टेंट को रिक्वायरमेंट होगी उससे थोड़ा और ज्यादा हम यूज करते हैं, तो लास्ट में O2 भी बच जाता है क्योंकि हमारे सॉल्वेंट तो दूसरा था उसमें एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट थिंग O2 कभी बच जाता है, तो उसको हम अलग से फिर दूसरे सॉल्वेंट में यूज करते हैं। O2 के लिए हम यूज करते हैं अल्कलाइन पायरोबिनॉल। अल्कलाइन पायरोबिनॉल हम यूज करते हैं O2 के लिए। उसी तरह टर्पेंटीन ऑयल यूज करते हैं, टर्पेंटीन ऑयल। आपने टर्पेंटीन ऑयल सुना होगा, घर पे जब ऑयल पेंट होता है तो उसके अंदर डालते हैं ऐसा थिन करने के लिए उसको, तो घर पर बोलते हैं टार्पिन, तो आपने सुना होगा शायद। हम उसे कहते हैं टर्पेंटीन ऑयल। वो होती है O3 की मींस ओजोन। देन फोर्थ है हमारा एसिडिक CuSO4। एसिडिक CuSO4 यूज होता है अमोनिया के लिए। मींस अमोनिया गैस इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। एब्जॉर्ब होने का मतलब होता है कि ये उसके साथ रिएक्ट करके कुछ प्रोडक्ट फॉर्म कर लेते हैं, उसी के अंदर स्टे कर लेते हैं एंड जो बाकी दूसरे हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं वो आगे निकल जाते हैं। मींस वो डिसॉल्व नहीं होते इसमें, वो एब्जॉर्ब नहीं होते। देन आती है FeSO4 एब्जॉर्ब कर लेती है
NO को, देन सिक्स्थ हमारी H2O दैट इज वाटर को क्लोरीन गैस को एब्जॉर्ब कर लेती है यहाँ पर। ये इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि एब्जॉर्ब हमारे एब्जॉर्बेंट यूज होते हैं। एंड एक और लिख लीजिए आप अमोनिकल Cu2O2, Cu2 एब्जॉर्ब करती है CO को। तो ये हमारा टेबल हो गया एब्जॉर्बेंट का एंड जो वो गैसेस एब्जॉर्ब करते हैं उसका। ये वो एब्जॉर्बेंट है जो कि हम यूज करते हैं गैसेस प्रोडक्ट। ये है हमारे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, O2O3, तो इस तरह के एब्जॉर्बेंट यूज करते हैं। इनमें भी सबसे ज्यादा जो मैं कहूँ वो ये होता है NaOH अल्कलाइन पायरोकेनोल, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज होता है। ये हमारा कई बार रिएक्टेंट प्रोडक्ट में मिलता है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। तो आप इस टेबल को भी नोट कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस भी क्या होता है कई बार जैसे क्वेश्चंस आते हैं तो प्रोडक्ट नहीं दिया होता हमें ये दिए होते हैं एब्जॉर्बेंट्स, उससे हमें आइडिया लग जाता है कि हाँ अगर रिएक्शन लगी तो ये हमारा प्रोडक्ट हुआ होगा। एंड उससे हम जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो हम रिएक्शन लिख सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट बना होगा। तो हमारा एब्जॉर्बेंट टेबल यहाँ पे होता है कंप्लीट। तो हमने डेफिनेशन लिखी है एब्जॉर्बेंट टेबल। एंड हम आगे मूव करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यूडोमेट्री से साथ एसोसिएटेड है, मींस कोई सेपरेट टॉपिक नहीं है, उसी साथ एसोसिएटेड है। जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, एग्जांपल्स करते हैं तो उसमें यूज आते हैं। एंड ओवरऑल हमारी यूडोमेट्री की समझ को ही बढ़ाने में हेल्प करेंगे। यूडोमेट्री उतना कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, आप इसके न्यूमेरिकल्स कुछ ही करेंगे तो आपको इसका बेसिक पता लग जाएगा, फंडामेंटल्स के हम इसे कैसे यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं उसमें सबसे पहले आता है हमारी रियल गैसेस, रियल गैस इक्वेशन। रियल गैस इक्वेशन हम सभी को पता है, बचपन से ऐसा लगता पड़ता है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, कितनी बार से बनी। इसमें जो टी होता है, टी फॉर टेम्परेचर, आर फॉर गैस कांस्टेंट, P फॉर प्रेशर, V से वॉल्यूम, एंड N फॉर मोल्स। ठीक है, अगर हम यहाँ पे वो कर देते हैं प्रेशर एंड टेम्परेचर को अगर हम कांस्टेंट कर दें इक्वेशन को इस तरह लिखने पर P NRT अपॉन P, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। एंड अगर हम प्रेशर को एंड टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें तो ये जो पूरा का पूरा टर्म है ये कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि हमने टेम्परेचर प्रेशर को तो कांस्टेंट कर दिया एंड R तो वैसे ही गैस कांस्टेंट। तो हम ऐसा लिख सकते हैं डायरेक्टली कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखना हमेशा। अब जब भी केमिस्ट्री में रिएक्शंस कर रहे हैं, स्पेशली हाइड्रोकार्बन्स के अलावा गैसेस इन्वॉल्व है, तो उस जगह पर आप मोल्स को एज अ वॉल्यूम ट्रीट कर सकते हो। मींस ऐसा नहीं कि डायरेक्टली हम कन्वर्जन ही कर दे रहे, कोई कन्वर्जन नहीं है, ये एक डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी दिखाते हैं कि हम हाँ रेशो को, मोल रेशो को एज अ वॉल्यूम लिख सकते हैं। इससे हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, हमारा जो डिजायर्ड आंसर जो आना चाहिए वो निकाल सकते हैं। तो इसे बहुत ध्यान में रखना कि हम हाँ वॉल्यूम को मोल्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था। देन सेकंड आता है हमारा, ये आपने पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर में, ये लुसेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, ये लुसेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। ये लुसेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, ये भी आपको पता ही होगा, फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा, कल मैं रिवाइज कर रहा था आपको थोड़ा सा। ये लुसेक्स लॉ क्या बोलता है, when two or more gases combine in a fixed ratio, when two or more gases combine to form gaseous product, then they do so in a whole number ratio। इसका मतलब क्या होता है, they do so in a whole number ratio? इसका मतलब ऐसे आता है कि जब भी हमारी दो तीन गैसेस कंबाइन होकर गैसियस प्रोडक्ट बनाती है तो ये काम करती है प्रॉपर फिक्स रेशियो में। मीन्स एग्जाम्पल समझते आपको क्लियर हो जाएगा, यानी इस रेशियो का क्या यूजफुलनेस होती है वो भी हम अभी देख लेंगे। एग्जाम्पल में मानते हैं कि H2 प्लस N2 gives rise to NH3, इसकी बैलेंसिंग हम करते हैं 3 2। ये होगी हमारी बैलेंस रिएक्शन जहाँ पे हाइड्रोजन गैस नाइट्रोजन गैस कंबाइन होकर अमोनिया गैस फॉर्म करती है। गैस यहाँ पर भी गैस एंड गैस, तीनों की तीनों हमारी है गैसेस। तो अगर हम इनका रेशियो देखें तो कुछ ऐसा है 3:1 और यहाँ पे बना है 2। तो ये रेशियो 3:1 एंड प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है 2। इस रेशियो का हेल्प क्या हमारे लिए, इस रेशियो से हम ये काम कर सकते हैं कि अगर 30 ml ऑफ हाइड्रोकार्बन 30 ml ऑफ हाइड्रोजन गैस होगी
10 ml ऑफ नाइट्रोजन गैस होगी तो 20 ml ऑफ अमोनिया बनेगा। ऑल्दो ये रेशियो है, पर गेम से तो यही कहते हैं कि चीजें जो है हमेशा रेशियो में कंबाइन होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे इसको मैं 10 ml कर तो 10 नहीं 30 कर दिया 30, तो अगर मैं देखो मैंने 3 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें 30 मिल रहा है यहाँ पर। तो उसे हम इसे भी 10 से मल्टीप्लाई करके 10 कर सकते हैं, यानी इसे भी 20। ये उसे लॉ का सिंपल इतना कहना है कि आप रेशियो का यूज कर सकते हैं। रेशियो पे डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन डाल के जो प्रोडक्ट आएगा वो हमारा एक्चुअल में भी आंसर होगा। जैसे यहाँ पे 3 था, मैंने उसे 10 से मल्टीप्लाई किया 30, यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई करके 1 को 10 कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई कर 20। सो मीन्स हमारी अमोनिया गैस जो बनेगी 30 ml हाइड्रोजन एंड 10 ml N2 के साथ वो 20 ml होगी। बस इतना कहना है हमारे गेल-ब्रोसेट लॉ का, तो इसे भी ध्यान में रखना हेल्पफुल है बहुत। ये एग्जांपल जिससे आपको थोड़ा याद रहेगा। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है H2O लिक्विड। वैसे शॉर्ट में लिख दिया हूँ H2O लिक्विड। इसका मतलब क्या है कि जब भी क्वेश्चन में रूम टेम्परेचर की बात होगी, मीन्स 27 डिग्री सेल्सियस दिया होगा या 300 केल्विन दिया होगा, तो हमें H2O को एज ए लिक्विड ट्रीट करना है। ये एक तरह से हमें ध्यान में रखने की क्वेश्चन में कई बार दिया होता है। एंड क्योंकि हम केवल गैसेस पे काम कर रहे हैं, क्योंकि हम केवल गैसेस पे काम कर रहे हैं, तो हम लिक्विड को नहीं कंसीडर कर सकते अपनी रिएक्शन में। मीन्स हम जब भी सॉल्व करेंगे हम लिक्विड को नहीं पकड़ेंगे, लिक्विड के वॉल्यूम को 0 पकड़ना होता है। इसे आप ध्यान में रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बच्चे से मिस कर देते हैं, देन आगे दिक्कत होती है। इसी के साथ एक और चीज याद रखना, N2 इसे आप इनर्ट कंसीडर करना इन रिएक्शंस में। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में जो पेपर सेट करने वाले होते हैं वो डालते जानबूझ के N2 की स्टार्टिंग जो रिएक्टेंट गैसेस थी वो A, B और N2 थी, तो आपको N2 को इनर्ट ही मानना है कि N2 कुछ रिएक्शन नहीं कर रही है। इसे आप ध्यान रखना है। ये एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर मैंने RT लिख दिया, रूम टेम्परेचर, ठीक है। सो एट रूम टेम्परेचर H2O को हम लिक्विड कंसीडर करेंगे। फिर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको हमेशा ही ध्यान में रखने हैं जब भी आप क्वेश्चन करेंगे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट जब कंप्लीट हो गए, जब हम मूव करते हैं एप्लीकेशंस की ओर। कि एप्लीकेशन क्या है यूडोमेट्री के। वैसे हम वॉल्यूम फाइंड कर पा रहे हैं तो कई जगह इसका एप्लीकेशन लगा सकते हैं, बहुत जगह यूज कर सकते हैं। एनी मेथड इजी होती है, इतनी कुछ कॉम्प्लेक्स होती नहीं है, तो हम इजीली इसे कर सकते हैं। सो हम एप्लीकेशंस पे आते हैं। एप्लीकेशन, अगर हम एप्लीकेशन की बात की जाए तो सबसे पहले एप्लीकेशन ये आता है कि हम अगर हमारे पास रिएक्टेंट गैसेस 2-3 गैसेस से प्रोडक्ट बन रहे हैं हमारे अलग अलग 2-3 गैस, तो हम पता कर सकते हैं कि हमारे गैसेस का कंपोजिशन क्या है। कंपोजिशन मतलब ऐसा है कि अगर 100 ml हमारी गैसेस थी तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है, O2 कितनी होती है, तो हम ये पता कर सकते हैं। तो सबसे पहला आता है एप्लीकेशन, कंपोजिशन ऑफ गैस कैन बी डिटरमाइंड। कंपोजिशन ऑफ गैसेस कैन बी डिटरमाइंड। डिटरमाइन मीन्स कोई भी गैसियस मिक्सचर है तो उसमें परसेंटेज में हमारी कितनी गैसेस होगी हम फाइंड कर सकते हैं। देन सेकंड आता है, सेकंड इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हमें न्यूमेरिकल देखने में मिलता है, वो है कि हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। किसका? हाइड्रोकार्बन का। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मीन्स ब्यूटेन, पेंटेन जो भी हो सकती है हमारे पास, उसका हम फाइंड कर सकते हैं हाइड्रोकार्बन। तो ये सेकंड एप्लीकेशन इसका कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन हम पता कर सकते हैं। देन थर्ड आता है हमारे पास, इसी से रिलेटेड है, वो है लिमिटिंग रिएजेंट हम फाइंड कर सकते हैं। डिटरमाइन लिमिटिंग रिएजेंट। सो हम यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड कर सकते हैं। जो हमारा रिएक्शन होगी गैसेस कंबाइन, कभी कभी क्या होता है कि हमारे एक जो 2 रिएक्टेंट होते हैं उसमें से कई बार जितना रिक्वायरमेंट है उससे जितना रिक्वायरमेंट अमाउंट है उससे थोड़ा और कम दिया होता है, तो क्या होता है कि जो दूसरा है वो बच जाता है, ठीक है। तो जो पहले खत्म हो गया रिएक्शन में उसको क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट। ये भी फर्स्ट चैप्टर में दिया है टॉपिक लिमिटिंग रिएजेंट। सो आपको पता ही होगा। फिर 3 मेन एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन हमें बेसिकली पढ़ना है, मीन्स मेन क्वालिटी एग्जांपल्स इन पीवाईक्यू में हम देखते हैं, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, जितने भी पीवाईक्यूज बनते हैं वो एप्लीकेशंस पे ही बनते हैं, उसमें भी सबसे ज़्यादा इस पर बनते हैं सेकंड टॉपिक पे।
तो ये हो गया हमारी एप्लीकेशन कंप्लीट। नेक्स्ट मूव करते हैं एग्जांपल्स की ओर। एग्जांपल्स हम इसमें देखेंगे। एग्जांपल से आपको समझ जाएगा कि क्वेश्चन आएंगे तो उनको किस तरह सॉल्व करना है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने थोड़ी देर पहले लिखाया था उसका भी हम यूज करेंगे ना, आपको पता लग जाएगा कि हाँ कितनी इजीली क्वेश्चन हो सकते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल हम देखते हैं। एग्जांपल वन अगर हम देखें तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ कि हमारे पास है 10 ml ऑफ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। 10 ml ऑफ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है हमारे पास। कंपाउंड में हाइड्रोकार्बन गैस कहते हैं। 10 ml ऑफ हाइड्रोकार्बन गैस है। इट रिक्वायर्स 55 ml of oxygen for complete combustion. एक हमारे पास 10 ml ऑफ हाइड्रोकार्बन गैस से 50 ml लगता है O2 फॉर कंप्लीट कंबशन। एंड कंप्लीट कंबशन मींस कंप्लीटली बर्न होने के बाद इट प्रोड्यूसेस मीन्स पूरी कंप्लीटली बर्न होने के बाद जो हमारी गैस है वो प्रोड्यूस करती है 40 ml ऑफ CO2। 40 ml ऑफ CO2 प्रोड्यूस करती है। सो फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन। मैं ऐसे लिखता नॉर्मल हाइड्रोकार्बन के लिए। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसे अच्छे से पढ़ लीजिए। आपको समझ जाना चाहिए कि हाँ एक्चुअल क्वेश्चन बोल क्या रहा है, क्योंकि जब क्वेश्चन की लैंग्वेज समझेगी तभी हम उसे मोस्ट फंडामेंटल तरीके से अप्रोच कर सकते हैं कि हमें एक्चुअली करना कैसे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास 10 ml ऑफ हाइड्रोकार्बन गैस है। 10 ml ऑफ हाइड्रोकार्बन गैस है, उसे कंप्लीटली बर्न करने के लिए मीन्स आप समझ सकते हैं यूरोमीटर में एक साइड से हाइड्रोकार्बन गैस इंसेक्ट की गई है, दूसरी साइड से O2। सो 10 ml ऑफ हाइड्रोकार्बन को 50 ml ऑफ O2 लग रहा है फॉर कंप्लीट कंबशन मींस कंप्लीट बर्निंग के लिए। उसके बाद वो प्रोड्यूस करता है O2 गैस कितनी 40 ml। सो हमें डिटरमाइन क्या करना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसका हाइड्रोकार्बन का। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये रहा सॉल्यूशन। तो अब याद रखना आप जब भी क्वेश्चंस में हाइड्रोकार्बन गैसेस का कंबशन आया तो जो रिएक्शन मैं लिखा रहा हूँ उसे आप ध्यान आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए। वो ये है CxHy प्लस x प्लस y/4 O2 गिव राइज टू मींस कंप्लीट कंबशन के बाद XCO2 प्लस y/2 H2O। ये रिएक्शन को आप हमेशा ध्यान में रखना। जब भी आपको हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन आएगी तो ये रिएक्शन आपके लिए ये जनरल रिएक्शन है, आपको लिख लीजिए इसे, आप इंपॉर्टेंट है आप इसे कहीं लिख लीजिए क्योंकि ये आपके क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने में हेल्प करेगी। यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोकार्बन के आगे जो मोल है 1 है, यहाँ पे x प्लस y/4 है एंड यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का x है, H2O का y/2 है। तो हम देखते हैं अभी सबसे पहले क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। हाँ अभी देखिए जो मैंने आपको पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि PV = nRT में हम वॉल्यूम और मोल को थोड़ा मान सकते क्या मोल्स वॉल्यूम है, वॉल्यूम मोल है, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो हम यहाँ पे ऐसा मान सकते हैं ना। यहाँ पे देखिए 1 मोल दे देते तो मान लेते हैं हमारी जो हाइड्रोकार्बन है 1 ml। इसका मतलब क्या होगा कि O2 कितना है, O2 है x/y/4 ml एंड ये हमारे पास है xml एंड H2 है हमारे पास y/2 ml। सो हम ऐसा मान सकते हैं ना अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पॉइंट जो मैंने आपको बताया था 1 ml मींस आपको क्लियर हो गया कि हमने मोल को एज ml मान लिया। एंड क्यों मान लिया मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया था कि एट कांस्टेंट टेंपरेचर प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स। ठीक है, अब यहाँ से हमारा काम इजी हो गया। क्वेश्चन में क्या दे रखा था, यहाँ पे 1 ml दे रखा है। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड गेन से ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम में कहते हैं ना कि जो भी कॉम्बिनेशन होगा वो एक रेशो में होगा, हम रेशो से और दूसरे रेशो फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे 1 ml दे रखा है, मुझे 10 ml चाहिए तो मैं क्या करूँगा 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो हमारे पास 10 से मल्टीप्लाई कर दिए 10 हो गया। देन हम इसे लिख सकते हैं 10x प्लस y/4
ml, ये हो जाएगा हमारी CO2 हो जाएगी 10x ml एंड H2 हो जाएगा 10, मैं 10 नहीं लिखता क्योंकि 10 2 से कट जाएगा, तो 5/ml हमारी H2 हो गई। सो ये हमारे पास अभी आगे इक्वेशन थी, ठीक है, हमारे पास ml और हाइड्रोकार्बन दे रखा है और 55 ml O2 दे रखा है। अभी हमें यहाँ दिख रहा है कि O2 की वैल्यू दे रखी है 10x + 5/4, हम ऐसा लिख सकते हैं इसलिए यहाँ पर 10x + 5/4 इज इक्वल्स टू 55 ml। ml नहीं लिखता क्योंकि दोनों साइड ml तक कट जाएगा। ये हमारा एक हो गया, इक्वेशन 1 हम कह सकते हैं इसे। एंड आगे क्या दे रखा है कि फॉर कंप्लीट कंबशन इट प्रोड्यूसेस 40 ml of CO2। हमें यहाँ CO2 दे रखा है 10x ml, तो हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर कि 10x इज इक्वल्स टू 40। ये हो जाएगा हमारी इक्वेशन 2। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, एक है 10x + 5/4 = 55 एंड 10x इज इक्वल्स टू 40। यहाँ तक समझ में आप सभी को? मैं यहाँ पर पार्ट आउट करता हूँ समझाने के लिए। ये फर्स्ट एग्जांपल है, इसलिए आपको इतना थोड़ा मैं आराम से और लेंदी में समझा रहा हूँ कि आपको क्लियर हो जानी चाहिए सब चीज, क्योंकि एक बार आपको क्लियर हो गया तब आप खुद ही बोलेंगे ठीक है वो हम कर लेते हैं। ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। पहले सेकंड इक्वेशन में सॉल्व करते तो इससे मेरे को डायरेक्टली x की वैल्यू मिल जाएगी, तो मैं यहाँ पर करके y निकाल लूंगा। तो ये डायरेक्टली ओरली दिख रहा है आपको, 10x = 40 दे रखा है, 0 से 0 कट जाएगा तो x की वैल्यू 4 हो जाएगी। फिर क्या लिख देते हैं यहाँ पर 10x = 40, सो x की वैल्यू डायरेक्टली 4 लिख सकते हैं, तो डायरेक्टली 4 आ गई x की वैल्यू। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, हम इसमें y की वैल्यू पुट कर x की वैल्यू पुट करते हैं, 10x + y/4 = 55। पहले मैं डायरेक्टली 10 से 55 को काट देता हूँ, तो ये ऐसा हो जाएगा x + y/4 = 5.5। ठीक है, ये समझिए ना, आपको 10 यहाँ से नीचे ले आएगा एंड डिवाइड करें 5.5। x की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास, 4 दे रखी है पहले से, तो हम यहाँ पे x की वैल्यू डाल देंगे 4 + y/4 = 55.5। ये 4 उधर चले जाएगा तो हो जाएगा y/4 = 1.1 माइनस हो गया एंड 55 हो गया। हाँ, कुछ मिस गलती हुई यहाँ से थोड़ी सी। अगर हम 4 को इधर ले जाएंगे तो यहाँ पे 1.5 आएगा, 1.1 नहीं आएगा, 1.5 आएगा एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो y = 15 4 60 तो 6। तो हमारी जो y की वैल्यू आ गई 6 एंड जो हमारी x की वैल्यू आ गई वो आती है 4। तो हमें x की वैल्यू पता लग गई, y की वैल्यू पता लग गई, तो हम यहाँ देख सकते हैं हमें क्वेश्चन में पूछा था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा हाइड्रोकार्बन कंपाउंड का, वो हम निकाल सकते हैं डायरेक्टली। यहाँ पर CXHY उसके जगह हम लिख सकते हैं C6H और C4H6। तो ये हमारा आंसर आ गया C4H6। ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है किसका, हमारे हाइड्रोकार्बन कंपाउंड का। तो आप देख लीजिए ये था क्वेश्चन ओवरऑल, क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट एग्जांपल था, तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा आराम से समझाया। ठीक है, बस नॉर्मल सा बेसिक सा प्लस माइनस आपको करना है, देन आपका आंसर आ जाएगा। आराम से करिएगा, आपसे गलतियां नहीं होनी चाहिए, देन ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। मैं अब करता हूँ, इसे मूव करते हैं सेकंड एग्जांपल की ओर। जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखाए थे वो यहाँ पे यूज में आए, इसलिए उन्हें ध्यान रखना। अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे सेकंड वाला, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा लेंथी है, क्योंकि इसमें आपको तीनों पॉइंट का एक तरह से यूज करना होगा एंड समझने के लिए हमें पूरे क्वेश्चंस चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये सेकंड क्वेश्चन भी यहाँ पे रखा है एग्जाम्पल। तो सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि 20 ml ऑफ गैसेस है। मैं क्वेश्चन शॉर्ट में लिखूँ, आप समझ जाइएगा, आपको आइडिया लग जाए किसके क्वेश्चन आते हैं। 20 ml ऑफ गैसियस मिक्सचर है हमारे पास, गैसियस मिक्सचर, उसके अंदर है CO एंड H2। हमारे पास एक गैसियस मिक्सचर है, उसके अंदर है CO एंड H2। इसको हम एक्सिस ऑफ O2 में, मीन्स ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, पूरी तरह से हम डालेंगे यहाँ पे, तब तक पूरा रिएक्टेंट हमारा रिएक्ट ना होगा। एक्सिस ऑफ रिएक्शन इसको रिएक्ट करते हैं, मीन्स एक्सप्लोड करते हैं एक तरह से, एक्सप्लोडेड, एंड एक्सप्लोड करने के बाद हम उसे कूल भी करते हैं, कूल। हमारा जो भी प्रोडक्ट आया था हमने उसको कूल किया, ठीक है,
इससे हमारा कुछ ना कुछ वॉल्यूम आता है, उसको हम ऐसा बोलते हैं वॉल्यूम कंट्रैक्शन जो हुआ है, वॉल्यूम कंट्रैक्शन। ये वर्ड देख के वॉल्यूम कंट्रैक्शन डर मत जाना कि अरे क्या वर्ड आ गया वॉल्यूम कंट्रैक्शन, कुछ नहीं है, बस आपका वॉल्यूम का जो हमने फाइंड किया है। तो वॉल्यूम कंट्रैक्शन होता है 18 ml, 18 ml का हमें वॉल्यूम कंट्रैक्शन देखने को मिला। ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो प्रोडक्ट बना है, जो प्रोडक्ट बना है उसको हमने एब्जॉर्ब किसमें किया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में, डाइमिथाइल NaOH। NaOH के अंदर हमारा जो प्रोडक्ट है वो एब्जॉर्ब किया गया है, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्वेश्चन, मैं बोल रहा हूँ, आप फुल लिख सकते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर उसको एब्जॉर्ब कराया गया है, प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है V1:V2 मींस वॉल्यूम का रेशियो फाइंड करना है। इसमें जो V1 और V2 है R CON H2 रिस्पेक्टिवली। तो आपको क्वेश्चन समझ के होगा कि हमारा एक गैसियस मिक्सचर है, उसके अंदर CON H2 है, वो एक्सप्लोड करते मींस बर्न करते हैं, देन कूल डाउन करते हैं। उसका इंपॉर्टेंट ना कूल डाउन किया गया है मींस उसे रूम टेम्परेचर पे लाया गया है, रूम टेम्परेचर पे लाया गया। इसका मतलब H2 जहाँ पे भी दिखेगा, H2O जहाँ पे भी दिखेगा, हम उसे लिक्विड मानेंगे। एंड अगर लिक्विड मानेंगे तो आपको थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट याद होगा, हम उसे कंसिडर नहीं करेंगे। एक्सप्लोड किया, कूल किया, देन वॉल्यूम कंट्रैक्शन मतलब 18 ml एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड का हमें एब्जॉर्बेंट यूज किया। मतलब हमें याद रखना होगा कि हाँ कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा होगा। आपको याद होगा मैंने टेबल पे दिखाया था कि NaOH हम यूज करते हैं किस लिए, CO2 को एब्जॉर्ब करने के लिए, हमारा प्रोडक्ट तो बना होगा CO2। फाइंड V1 और V2 में V1 और V2 फाइंड करना है, वो दे रखा है कि इसको हम क्या पकड़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड एग्जांपल। इसे हम सॉल्यूशन को सेकंड एग्जांपल जितना भी मैं नॉलेज फर्स्ट क्वेश्चन में दिया था तो पूरा मैं यहाँ पे अप्लाई कर देना है, इजीली हो जाएगा ये भी। तो सबसे पहले क्या दे रखा है कि V1 और V2 इसको दिया हुआ है क्वेश्चन में, सबसे ऊपर दे रखा है 20 ml ऑफ गैसियस मिक्सचर कंटेन CONH2। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ V1 + V2 = 20 ml, क्योंकि दे रखा है ना V1 और V2 इसको मान लो। सबसे पहली लाइन ये 20 ml ऑफ गैसियस मिक्सचर। दूसरा क्या है, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन इसको बर्न किया गया, तो देन कूल किया गया, ठीक है। वॉल्यूम कंट्रैक्शन में मिला यहाँ पर। और एक और इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पे दो रिएक्टेंट है मीन्स वो पैरेलल रिएक्शन चल रहे हैं, वो रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। CO + O2 क्या बनेगा, CO और O2 अगर रिएक्शन कराते हैं CO2 बनेगा। लेकिन मुझे आइडिया भी कैसे लगा, किसी दिमाग में CO3 आ रहा होगा, तो ध्यान रखिए NaOH दे रखा है, CO2 ही बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगा। सभी गैसेस है, ये भी गैसेस है, ये भी एक गैस है फोटो, एंड यहाँ पर भी गैस ही है। मैं इसे बैलेंस कर देता हूँ यहाँ पे, अभी होगी बैलेंस रिएक्शन, ठीक है। हमारी जो सेकंड रिएक्शन आएगी उसकी आएगी H2 की आएगी, H2 + O2 H2 H2O। हमारे पास ऑक्सीजन एक्सिस में यहाँ पे बैलेंस करना होगा। हाँ इम्पोर्टेंट बात, H2O बना है तो वो लिक्विड बना है यहाँ पे, ध्यान रखना, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे काम हो रहा है, उसे कूल किया गया। यहाँ में लिख देता हूँ, आगे क्वेश्चन में दिया था वैसे तो एट 27 डिग्री सेल्सियस फाइंड करना है हमें ये चीज़, ठीक है। तो ये होगी हमारी रिएक्शन, ये पैरेलल रिएक्शन है, साइमल्टेनियसली चल रही है। अब यहाँ पे दे रखा था, अगेन पिछले क्वेश्चन देखें कैसे रेशियो को, स्मॉल रेशियो को, जो रेशियो होता है उसको वॉल्यूम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया V1 और ये दे रखा है O2, H2 दे रखा है V2 एंड CO दे रखा है V1। अगर ये V1 है तो ये कितना हो जाएगा, V1/2, क्योंकि यहाँ 1 था, मैं समझ लीजिए V1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे V1/V2 हो जाएगा, ये हो जाएगा V1 क्योंकि 1 है यहाँ पर भी। अगर ये V2 है तो ये हो जाएगा V2/1 एंड क्योंकि लिक्विड है इसका कोई रोल कॉल ही नहीं है यहाँ पे, तो इसे मान लेंगे 0, ठीक है। याद रखना मैं इसे 0 मान लिया। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि देयर वाज अ वॉल्यूम कंट्रैक्शन ऑफ 18 ml। वॉल्यूम कंट्रैक्शन का आप ऐसे समझ लीजिए कि हम कैसे निकालते हैं कोई चीज़ को, अगर हमें चेंज पता करना है तो फाइनल माइनस इनिशियल निकालते हैं, ठीक है, या इनिशियल माइनस फाइनल निकालते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कौन सी वैल्यू ज़्यादा है। तो वॉल्यूम कंट्रैक्शन कुछ नहीं, कुछ इस तरह उसे लिख सकते हैं, आप समझ जाएंगे इसे देखने के बाद। 18 ml = वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट माइनस वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट। इसे आप देख लीजिए, इससे आपका देखिए हमने चेंज को ही निकाला है, बस ये चेंज आया है, वॉल्यूम रिएक्टेंट माइनस वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट। अब लिख सकते हैं हमने रिएक्टेंट क्या किया यहाँ पर V1
V1 प्लस V1/2 प्लस V2 प्लस V2/2, ये हो गया हमारे पूरे रिएक्टेंट, ये हो गया हमारे पूरे रिएक्टेंट V1 V2/2। देन माइनस करेंगे हम अपने प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट में यहाँ पे V1 प्लस 0, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। हमें सॉल्व करते हैं, दिखा है V1 और V2 कट जाएगा डायरेक्टली, यहाँ पर V1 V2 और V3 तो हम ऐसे लिख सकते हैं V1/2 इज इक्वल टू 3V2/2 और यहाँ पे 18, क्योंकि डिनोमिनेटर में दोनों जगह 18 है, बस सॉल्व करना है इसको। अगर आप डायरेक्ट सॉल्व करते तो इक्वेशन आएगी V1 प्लस 3V2 इज इक्वल टू 36, इसको देते हैं इक्वेशन 2। तो ठीक है, हमारे पास यहाँ पे कुछ नहीं, बस थोड़ा सा लाइट गई थी और वापस आ भी गई थी, ठीक है। तो हमारे पास दो इक्वेशन है, एक आ गई थी, पहली इक्वेशन ये थी V1 प्लस V2 से V1 दे दिया मैंने, एंड वहाँ पे V1 प्लस 3V2 इज इक्वल टू सेकंड इक्वेशन। तो दो इक्वेशन हमारे पास, हम देख सकते हैं मैथमेटिक्स में होता है ना साइमल्टेनियस इक्वेशन, मीन्स दो इक्वेशन दे रखी है हमें, ए और एक्स एंड वाई फाइंड करना है, तो यहाँ पे दो इक्वेशन दे रखी है एंड हमें V1 एंड V2 फाइंड करना है। तो हम चलिए फाइंड करते हैं, बाकी चीजें मैं रब कर देता हूँ एंड केवल हम इक्वेशन अपने पास रखते हैं। ये साइड पर ये हमारी पहली इक्वेशन थी, दूसरी इक्वेशन अभी हमने बस निकाली है, यहाँ पे ताजी इक्वेशन हमें मिली है V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 36, ठीक है। इसमें काट तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई है, तो हम यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, थोड़ी बड़ी डिग्री है, सॉल्व करते हैं इसे जल्दी से। इक्वेशन माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 में से हम माइनस करते हैं, V3V2 इज इक्वल टू 36 माइनस किया है प्लस V2 इज इक्वल टू 20 बस यहाँ माइनस का साइन लगेगा, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ पर माइनस, सॉल्व करते हैं पूरा पूरा कट जाएगा, यहाँ बचेगा 20V2 माइनस करेगा 16 आएगा, V2 इज इक्वल टू 8 ml। हमारा V2 आ गया 8 ml, हम इसे इक्वेशन 1 में डाल देंगे तो हमारे मिल जाएगा क्या, V1 मिल जाएगा, तो V1 आ जाएगा इक्वेशन 1 में डालने के बाद कितना आएगा 8 है, 8 यहाँ पे रखेंगे, उससे जाएगा 20 माइनस 8 इज इक्वल टू 12 ml। मैंने उसे सॉल्व नहीं किया, आप इतने समझदार, आप इजीली समझ गए होंगे, हमने इसे नॉर्मली इक्वेशन 1 में पुट किया है एंड हमारी वैल्यूज आ गई। तो दोनों वैल्यूज आ गए, फाइंड क्या करना था, V1 इज टू V2 रेशियो फाइंड कर लेते हैं, इजी है। V1 इज टू V2 हमें फाइंड करना था, V1 इज टू V2 इज इक्वल टू कितना आएगा 8 इज टू V1 कितना है 12 है, ध्यान से लिखा बच्चों, गलती नहीं होनी चाहिए। 12 इज टू 8 हमारा आ गया रेशियो, इसे हम और 4 से डिवाइड कर सकते दोनों को, तो आ जाएगा 3 इज टू 2, मीन्स V1 इज टू V का आंसर क्या आ गया 3 इज टू 2, देख सकते हैं। तो हमें जो क्वेश्चन पूछा था हमने फाइंड कर लिया है, तो उतनी कोई, ये थोड़ा सा ट्रिकी था, हमें बस ध्यान रखना था H2 वाली कंडीशन। आप इसे प्रैक्टिस करते रहेंगे, आपको इजीली आ जाएंगे, यानी अच्छे क्वेश्चन से इजीली हो जाते हैं। ये हो गए आज के हमारे एग्जाम्पल्स। अब हम मूव करते हैं PYQ में। PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम एग्जाम्पल्स करते हैं तो उससे PYQ हमें समझ में आनी चाहिए। एंड इसके अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो ऐसा नहीं है क्वेश्चन आते नहीं है, बहुत आते हैं। मैं आपको सबसे लेटेस्ट, सबसे नवीनतम क्वेश्चन करवाता हूँ जो आया था हमारे जेई में, वो रिसेंट का ही क्वेश्चन है, PYQ क्वेश्चन। डायरेक्ट वन डाल देते हैं, PYQ क्वेश्चन हमारा जो आया था, मैं लिखता हूँ, आपको आइडिया रहेगा अपने एग्जाम्पल में देखने में। 10 ml ऑफ हाइड्रोकार्बन है, HC लिख देता हूँ, आपको पता ही है, HC मतलब हाइड्रो तो होगा नहीं, हाइड्रोकार्बन ही होगा, पढ़ाई करने केमिस्ट्री की। सो 10 ml ऑफ हाइड्रोकार्बन है हमारे पास, इसको हमने बर्न किया, ठीक है। हम इसे अच्छे से बर्न करते हैं, मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ O2, एक्सिस ऑफ O2, एक्सिस ऑफ O2 में इसको बर्न किया हमने। इससे प्रोड्यूस क्या होता है, प्रोड्यूस होता है कार्बन डाइऑक्साइड, कितना 40 ml, ठीक है। एंड H2O प्रोड्यूस होता है कितना 50 ml प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये वो प्रोड्यूस होता है इतना H2O एंड CO। हमें फाइंड करना है, ये लिख देते हैं, फाइंड टोटल टोटल एटम इन
हाइड्रोकार्बन, जो भी हमारी हाइड्रोकार्बन की गैस है उसके अंदर कितने एटम्स है, कितने x+y, याद होगा x+y कितना है वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। एंड ये गैस के लिए कब आया था, ये आया था 2024 JEE में, 2024 JEE एंड डेट भी बता देता आपको, 1 Feb में आया था, 1 Feb JEE 2024 1 Feb में आया हुआ क्वेश्चन है, सबसे नवीनतम क्वेश्चन ही इससे टॉपिक का। हम इसे सॉल्व करते हैं, आपको पढ़ के याद आ रहा होगा, हमने फर्स्ट एग्जांपल किया था इससे रिलेटेड था, सेम ऐसा ही तो था, बस वैल्यूज थोड़ी सी अलग थी। और मैंने आपको बताया था जैसे ही आपको हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन दिखी वैसे आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए, क्या, CH + HY + X+Y/4 O2, क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंट बर्न करेंगे, इससे क्या बनेगा, XCO2 + Y/2H2O। ये आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए, तुरंत क्लिक करना चाहिए, हाँ ये रिएक्शन का कहीं ना कहीं रोल कॉल रहने वाला है, कहीं ना कहीं पूरा इस पर डिपेंड है। मीन्स हमारा क्वेश्चन आसान हो जाता है। अब हम देखते हैं और भी वेज हो सकते हैं सॉल्व करने पर, ये बहुत बेस्ट वे है जो मैंने आपके लिए ढूंढ के लाया, आप इसे ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 10 ml ऑफ HCl दे रखा है हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, तो हम ऐसा लिख सकते हैं 10 ml ये है तो ये हो जाएगा 10x+y/4 एंड ये इज टू 10x। यहाँ पे 10 तो मैं लिखता नहीं, 5 लिख देता हूँ सीधा, क्योंकि यहाँ 10 लिखूंगा मैं वो 2 से कट के 5 है तो होने ही वाला है, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया 5 है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि CO2 40 ml है, मीन्स हम डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हैं 40 ml है एंड H2 दे रखा है 50 ml है, तो हमें CO2 और H2 दोनों ही दे रखा है क्वेश्चन में। फाइंड करने क्या बोला है, फाइंड करने को बोले टोटल नंबर ऑफ एटम, मीन हाइड्रोकार्बन के अंदर कितना x और y, कितना x+y कितना आएगा, ये फाइंड करने को कहा गया है। तो देखते हैं इसकी वैल्यू हम डायरेक्टली लिख सकते हैं क्वेश्चन से, 10x = 40 एंड 5y = 50, ठीक है। मैंने ml नहीं लिखा क्योंकि दोनों साइड ml कट जाएंगे। ये हो गया, अभी सॉल्व करें तो x आ जाएगा 4 एंड y आ जाएगा 10, तो ये हो गया x आ गया 4, y 5, y = 10, 5 10 तो 50 एंड यहाँ 0 से 0 कैंसिल। तो हमारा जो फाइनल का क्वेश्चन था, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एटम इन हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन CH HY = C4y C4H10, ये आ गया हमारा। उन्होंने पूछा था हाइड्रोकार्बन के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम हमें बताने हैं, तो x+y लिख देंगे यहाँ पर, जो क्वेश्चन में पूछा था x+y = 4 + 10 = 14, तो ये हमारा आंसर आया 14। आप जाके चेक कर सकते हैं डायरेक्टली गूगल पे कि 2024 JEE फर्स्ट स्टेप पे क्वेश्चन है एंड इसका आंसर है 14, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया और ये हमारा आज का PYQ था। अब एक और इम्पोर्टेंट बात करते हैं, जितना टॉपिक हमें समझना चाहिए था हमने एक बार में सब समझ लिया, किसी क्वेश्चन इसी तरह के आते हैं पेपर में, और थोड़े बहुत इधर भी आते हैं, आप समझ जाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो और क्वेश्चन। आपने ये बात देखी होगी कि NCERT के अंदर यूडोमेट्री का तो कोई टॉपिक ही नहीं दिया हुआ है, पूरी NCERT आप देख लीजिए आपको मिलेगा ही नहीं टॉपिक इस पर। क्यों नहीं दे रखा है, क्योंकि यूडोमेट्री के जो क्वेश्चन है ना वो हम फर्स्ट चैप्टर जो दे रखा है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री उसी में सॉल्व कर लेते हैं एंड उसके मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसीलिए कोई सेपरेट टॉपिक नहीं दिया हुआ है एंड ये थोड़ा सा एनालिसिस साइड में आ जाता है, इसलिए नहीं दे रखा उतना, हमारे JEE के सिलेबस में नहीं दे रखा है, ना ही NCERT में दे रखा है। बट फिर मैंने आपको चैप्टर पढ़ा दिया कि कभी क्वेश्चन में आ गए एब्जॉर्बेंट्स, तो आपको कुछ न्यू लगना चाहिए कि हाँ हमें तो पता ही नहीं है, आपको पता लग गया। सब टीचर का अपना स्टाइल होता है, तो मैंने भी यूडोमेट्री आपको बता दिया, आपको एनालिसिस पता लग गया, न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करते हैं ये भी पता चल गया कि अब इसके बाद कोई न्यूमेरिकल आएगा तो आपसे बिल्कुल नहीं छूटेगा। एंड PYQ भी हमने देख लिया है, ठीक है। तो यूडोमेट्री इसलिए नहीं देखा क्योंकि वो मोल कॉन्सेप्ट के अंदर स्टोइकियोमेट्री से हम कर ही लेते हैं कई बार। तो ओवरऑल आज का यही था फ्रेंड्स, बच्चों आपको सब समझ गया होगा, मैं आशा करता हूँ आपको सब समझ गया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट अच्छे टॉपिक के साथ, नेक्स्ट बढ़िया PYQ के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।